वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, नीड ऑफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर नेशनल लॉकडाउन इन इंडिया। क्योंकि कल ही फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली अंडर आर्टिकल 32 कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट ज़रूरी हो गया है नेशनल लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि नेशनल लॉकडाउन प्रॉपर चल नहीं रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेबर्स का माइग्रेशन का इश्यूज़ है, एक जगह से दूसरी स्टेट से बहुत सारी स्टेट्स को क्रॉस करते हुए। तो ये कंसर्न होते हुए इन्होंने एक पेल डाला और लेट अस सी उस पेल पे क्या जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कल वो देखते हैं। ये कमलकर रत्नाकर शेनॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है और ये एक अपनी जो रेट पिटीशन फाइल करते हैं 19 अप्रैल 2020 को, और इन्होंने जो पेल डाला है वो आर्टिकल 32 में पब्लिक इंटरेस्ट में डाला है। और इसमें इन्होंने 12 रिस्पोंडेंट्स बनाए हैं और इसमें ज़्यादातर जो टॉप 10 स्टेट्स हैं जो कोविड-19 से ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जहाँ पे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे हॉटस्पॉट्स ज़्यादा हैं, तो वो जैसे आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्रा है, गुजरात है, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान। और इसके अलावा उन्होंने जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है और आपका होम मिनिस्ट्री और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पार्टी बनाया है। तो ये 12 रेस्पोंडेंट्स बनाए इन्होंने। और इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो महाराष्ट्र स्टेट है। पहले केरला था लेकिन अभी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो गए। और ये जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नंबर एक्चुअल बढ़ भी गया होगा। और इसमें मोर देन 19,000 महाराष्ट्र में कन्फर्म केस हो चुके हैं और मोर देन 700 डेथ हो चुकी हैं। अब जो पिटीशन की प्रे थी वो क्या थी, इन्होंने बोला कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि रिट ऑफ मैंडेम्स इशू की जाए। रिट ऑफ मैंडेम्स आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि रिट ऑफ मैंडेम्स जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि 5 तरह की रिट्स होती हैं। तो रिट ऑफ मैंडेम्स क्या है वो आगे बताएंगे हम। इसमें इन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है कि रिट ऑफ मैंडेम्स टू बी इशू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिप्लॉय द आर्म्ड फोर्सेस। और उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने के अक्रॉस द कंट्री हर स्टेट्स में, ताकि वो जो स्टेट पुलिस है जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है कोविड-19 और जो मास माइग्रेशन हो रहा है और लोगों ने जो लॉकडाउन को ब्रेक कर रहे हैं, और इस तरीके से काफ़ी इसके प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि वो कैरियर कुछ तो देखिए इसमें पेशेंट ऐसे होते हैं आपके जो 70-80% तो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो सिम्टम्स ही शो नहीं कर रहे हैं। वो एक उस पर एक अलग से वो टॉपिक चला जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा अभी। फिर दूसरा जो इन्होंने पॉइंट किया कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो NIA है, इन दो में से किसी एक भी एजेंसी को ये टास्क दिया जाए कि वो जो आपकी जो रिलीजियस कांग्रीगेशन हो रही है, जैसे मरकज़ में निज़ामुद्दीन में हुई है आपकी, या और इधर उधर भी जैसे रिपोर्टिंग आई है बीच दौरान, अब तो काफ़ी अब तो कंट्रोल हो गया उन चीज़ों पे, लेकिन क्या उसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट तो नहीं था, या कोई इंटरनेशनल फोर्सेज तो काम नहीं कर रहे थे, या कोई वो वेल प्लान तो नहीं था। तो उस पर भी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। और सिंपल जो IPC में जो मेयर लॉजिंग और FIR अंडर IPC वो सफिशिएंट काम नहीं करेगा, इसमें समथिंग मोर स्ट्रिंजेंट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो उन्होंने ये दो बेसिकली प्रे की हैं कोर्ट से। अब देखते हैं रिट ऑफ मैंडेम्स क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि इन्होंने पहली प्रे ये कि रिट ऑफ मैंडेम्स इशू की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब रिट ऑफ मैंडेम्स होती है विद द कमांड, जब आपकी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो काम ना करें और वो सो रही हैं कि जागो कुछ कर लो काम, तो रिट ऑफ मैंडेम्स ही है बेसिकली। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से दूँ, अगर आपके गार्बेज काफ़ी इकट्ठा हो गया है और MC काम नहीं कर रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपने रेट ऑफ आपके जो मैंडेम्स इशू करवा दी कोर्ट से, हाई कोर्ट से सपोज, और तो ताकि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो MC जगेगी और आपका जो गार्बेज है वहाँ से उठा ले जाएगी। तो बेसिकली जो उनका टास्क है, मैंडेटेड है, वो काम ना करें, फिर आप कोर्ट में जाएँ। तो इस तरीके रिट ऑफ मैंडेम्स इशू होती है और ये हमेशा पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही हो सकती है। आप इस स्लाइड को देख लेना। और इसमें किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये आपकी बेसिकली अगर किसी अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मान लिया मैं आपको कहूँ कि अगर किसी ने मर्सी पिटीशन लगा दी गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास, और आप फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कि प्रेसिडेंट साहब ने 9 साल 10 साल से इस पर डिसीजन नहीं लिया है, तो रिट ऑफ मैंडेम्स में भी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर। वैसे पहली बात बता दूँ कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट तो कोई भी रिट इशू हो ही नहीं सकती है, राइट। वो एक मर्सी पिटीशन पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आपको बताएंगे उसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये रिट ऑफ मैंडेम्स की रिक्वेस्ट की। और दूसरा जो इन्होंने ग्राउंड ऑफ पिटीशंस जो बनाए हैं कि कौन कौन से लॉज का, कौन कौन से सेक्शंस का वायलेशन हुआ है, तो उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल 21 में है
तो लोग जिस तरीके से अफेक्टेड हो रहे हैं, और वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ और ऑलमोस्ट इम्पेंडिंग डेथ ड्यू टू कोविड-19, और जिस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो बनता जा रहा है, और जिस तरीके से ये कम्युनिटी स्टेज का भी जो फियर बना हुआ है, वी आर ऑलरेडी यू कैन से एंटर्ड इनटू द सम शॉर्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ द कम्युनिटी इन्फेक्शन। तो जो कम्युनिटी के उस स्टेज पे इन्होंने कहा कि इसे राइट टू जो राइट टू लाइफ है 21 वो वायलेट हो रहा है। दूसरा सेक्शन जो 144 सीआरपीसी का है, 188 और 271 आईपीसी का, वो भी हम बताएंगे आगे। अब इसमें जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, इन्होंने हेल्थ वॉरियर्स का नाम दिया है, बड़ा अच्छा है कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ उनके ऊपर तो अटैक भी हुआ है और उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और पुलिस फोर्सेस पर भी कई जगह अटैक हुए हैं। वो एक अलग बात है कि पुलिस फोर्स ने भी अच्छा काम किया है इस बार, और लेकिन कई जगह पुलिस फोर्स ने बहुत नाजायज़ भी किया है। इट इज़ अ मिक्स्ड वे। लेकिन डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई सेफ्टी नहीं है, तो इन्होंने बोला। तो ध्यान रखना है कि ये 19 मार्च को डाला है, और उसी के 3 दिन के बाद फिर क्या है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, वो आगे बताएंगे हम। तो प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन लॉकडाउन हो नहीं रहा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस बड़ा डेडली वायरस है, और आपका जो क्वारंटाइन सेंटर है उससे लोग भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं तो वो आपके जब हॉटस्पॉट से भाग रहे हैं, और वो तो फिर आपके कोरोना कैरियर है, वो लगा देंगे, सभी जगह फैला देंगे। तो ये इनको काफ़ी चिंता हो रही है, और इस ग्राउंड पे ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब देखिए सेक्शन 144 क्या है। सेक्शन 144 क्या कहता है, बेसिकली जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जैसे डीएम है आपके, वो ऑर्डर इशू करते हैं टू प्रोहिबिट द असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल इन ए स्पेसिफिक एरिया। यानी 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो अनलॉफुल असेंबली है। और 188 ये है कि अगर आपने पब्लिक अथॉरिटी 144 में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया, आप देख रहे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जो डीएम है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन 144 में इशू कर रहे हैं कि ये नहीं करना है, सब्जी मंडी का टाइम ये है, आपका मार्केट का टाइम ये है, अलग अलग शॉप्स का टाइमिंग ये है। तो सारे के सारे जो आपके वो मेयर्स जो ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, तो लेकिन अगर उनका कोई वायलेशन करता है तो 188 में आपके अगेंस्ट आपकी क्या है कि डिसऑबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, तो आपकी एफआईआर कट जाएगी। लेकिन इसका एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। ये एक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी इन सिस्टमेटिक चेंज एक एनजीओ है, और वो उनके चेयरपर्सन है कि विक्रम सिंह। ये जाते हैं आपके एक्स डीजीपी भी हैं यूपी पुलिस के, तो ये जाते हैं कि इन्होंने एक दिल्ली में बड़ा एक जब ये डाटा इकट्ठा किया तो उसने बताया कि 20 डेज़ में मार्च 23 से लेकर अप्रैल 13 तक, यानी 20 डेज़ में 848 एफआईआर कट गई हैं दिल्ली के अंदर अकेले, सिर्फ सेक्शन 188 में। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी डायरेक्शंस हैं कि आप 188 में एफआईआर मत काटिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों आप ह्यूमन अप्रोच फॉलो कीजिए। और यहाँ पे इन्होंने यूपी का भी केस बताया है कि 15,378 एफआईआर्स कट गई हैं सेक्शन 188 में। तो काफ़ी इसका ग्रॉसली यूज़ किया जा रहा है, कि जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप में अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका सेक्शन 271 भी आया था, उसमें क्या है, डिसऑबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। जो क्वारंटाइन के बारे में बेसिकली मेरी एक वीडियो फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आपका, उसमें क्या क्वारंटाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या है, वो डिटेल से उसमें। अगर कोई रोक लिया आपने, उसमें क्वारंटाइन कर दिया और वो वहाँ से बंदा भाग गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये 14 डेज का क्वारंटाइन है, मच्छर भी खाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ भी होंगे, आपको अलग से सेग्रीगेट किया जाएगा, और वहाँ से फिर बंदा होकर भाग जाता है, तो उसके अगेंस्ट उनको उस टेंडेंसी को कर्व करने के लिए 271 लग सकती है। तो यहाँ पे हु एवर नोइंगली डिसऑबे एनी रूल मेड बाय प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये इन इश्यूज़ पे जो मैंने बताए हैं, इस पे ये जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब गवर्नमेंट की कंटेंशन क्या होती है, जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता जी क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए ये एग्जीक्यूटिव डोमेन है, कहाँ पे किसको डिप्लॉय करना है। क्योंकि जो पेटिशनरी कंटेंशन है, जो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आर्म फोर्सेस आपकी डिप्लॉय कीजिए, मिलिट्री को डिप्लॉय कीजिए हर स्टेट में, क्योंकि बहुत खतरा लग रहा है हमें, ये कम्युनिटी जो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव डोमेन है, और इसमें कहाँ कब कितना यूज करना है ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है, जुडिशरी का प्रेरोगेटिव नहीं है। तो यहाँ यानी वो इंडिकेट कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट किया जाए। अब एनी इंटरफेरेंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वुड बेसिकली डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट्स एफर्ट एट दिस टाइम एज वेल एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन विच इज़ द मेन एट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और जैसे इन्होंने निजामुद्दीन इशू का जहाँ तक पिटीशन ने बात उठाई है मरकज़ वाले केस में, तो निजामुद्दीन वाले केस में तो ऑलरेडी एक अलग से एफआईआर कटी हुई है और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, काम चल भी रहा है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी में एक अलग से केस इस पर पिटीशन ऑलरेडी डली हुई है। सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑन दिस मैटर ऑलरेडी। अब ये जो जैसे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपका एग्जीक्यूटिव, आपको पता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव 3 विंग्स हैं। एग्जीक्यूटिव बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो आप देख रहे होंगे कि हर 3 दिन में 4 दिन में कैबिनेट मीटिंग होती है। वैसे जनरली जो कैबिनेट मीटिंग होती है वो जनरली हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में ऐसे होती है फ्रिक्वेंटली, लेकिन अभी आजकल जो सिचुएशन चली हुई है तो वो फ्रिक्वेंटली होती रहती है। और इसमें इन्होंने देखिए वो जो ड्यू स्टेप्स ले रहे हैं कोविड-19 से को कंट्रोल करने के लिए इन बेस्ट पॉसिबल मैनर जो हो सकता है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो हैव इट फेथ ऑन योर गवर्नमेंट, अननेसेसरली प्रोएक्टिव स्टेप होके गवर्नमेंट के एफर्ट्स को डिस्टेबलाइज ना किया जाए राइट नाउ। तो ये तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि 29 अप्रैल को पिटिशनर कोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सारा होता है। आगे 3 दिन के बाद ही क्या गवर्नमेंट क्या एक ऑर्डिनेंस लेके आती है। आपको पता है कि ऑर्डिनेंस तभी आ जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। इसमें मेरी अलग से एक ऑर्डिनेंस के ऊपर एक अच्छी वीडियो भी है, आप जिसको अगर ऑर्डिनेंस के बारे में डिटेल में जाना है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इसे उन्होंने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का है उसको बेसिकली अमेंड किया है और इसको दे हैव शोन कि भाई हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अगेंस्ट जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है कई जगह, जैसे इंदौर वगैरह में तो जब वो टीम गई कंटेनमेंट जोन में तो उन्होंने पथराव कर दिया, कुछ डॉक्टर्स को तो चोट भी लग गई। तो इस तरीके से मिसबिहेव भी हुआ है। मरकज़ वाले लोगों ने भी यूपी में जैसे ऐसे एलिगेशन लगा, हालांकि यूपी पुलिस ने उसमें डिनाई किया बाद में। तो इस तरीके से जो आपका ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया, बेल भी नहीं मिलेगी और इसमें मैक्सिमम 7 years प्लस 5 लाख तक का फाइन भी जा सकता है। तो इस तरीके से देखते हैं गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा एफर्ट है ये। और 8 मई यानी आपका कल ही ये फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने बोल दिया डिसीजन जो है आपका पिटीशन इज डिसमिस्ड, नो मेरिट। तो वो सॉलिसिटर जो आपके जनरल हैं उनकी कंटेंट से, मेहता साहब कंटेंट से कोर्ट सेटिस्फाइड देगा और ये रिजेक्ट कर देगा। अब ये ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी है। देखिए आप आपकी इसमें जो पिटीशन इज अकॉर्डिंग डिसमिस्ड, तो पिटीशन डिसमिस्ड इसमें बिल्कुल ये 2 लाइन का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिलिट्री जो है आपकी, मिलिट्री का क्या क्या रोल हो सकता है। देखिए वैसे तो एड टू सिविल अथॉरिटी अपना में एक बहुत अलग से टॉपिक है और मिलिट्री सिविल एड करती रहती है जब भी कोई इस तरह के कोई अर्जेंस बेस पे कोई नीड आती है, खासकर डिज़ास्टर कंट्रोल करने में। और तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके, जैसे आपके एक तो मैन पावर मिलती है, दूसरा आपका मेडिकल सपोर्ट है। अभी भी जैसे इंडियन आर्मी ने क्या किया हुआ है कि 6 अपने जो कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, टेस्टिंग चल रही है। और बेसिकली जो आर्मी है वो बहुत जो बैरक्स में जो जवान रहते हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी सारी जो रोल कॉल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, पार्टीज़, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ट्रेनिंग सब कुछ ऑलमोस्ट रोक दिया है। इधर उधर कोई किसी भी ऑफिसर जवान की पोस्टिंग वगैरह नहीं है। तो कम्प्लीटली यू कैन से लॉकडाउन, जो नॉर्मल वर्क है सिर्फ वही हो पा रहा है। और ये अच्छा भी है क्योंकि एक बार अगर वहाँ पे एक बार इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो इसके जो रेपरकशंस हैं, इसके इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जो घातक हो सकते हैं। और आपको पता ही है कि उस साइड से हमारे 2 एडवर्सी पाकिस्तान और चाइना है, तो हम कोई चांस ऐसा नहीं ले सकते ऑब्वियसली। तो हमें अपनी जो डिफेंस फोर्सेस के जो मैन पावर उसको प्रोटेक्ट भी रखना है। और जहाँ तक आपकी मेडिकल सपोर्ट है वो सिविल अथॉरिटीज़ यूज़ कर सकती हैं। और ऑलरेडी कुछ जगह तो जो मुझे पता लगा है कि इनफैक्ट जैसे कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में तो जो सिविलियंस को अलाउ कर दिए है, उनकी चेकिंग टेस्टिंग भी हो रही है। तो ऑलरेडी इस तरह की सपोर्ट ली जा रही है। जहाँ तक लॉजिस्टिक है आपके, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, तो शिफ्टिंग करने की बजाय क्या है कि उन पेशेंट्स को वहाँ पे लेके जाके और इस तरीके से हेल्प ली जा सकती है। आपका जो सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर्स है, मैं बताऊं कि वो अभी आई थिंक इतनी सिचुएशन आई नहीं है और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट भी सेटिस्फाइड हुआ इस बात से, सॉलिसिटर जनरल साहब की बात से। और अगर मैं यूएसए केस में लूँ तो यूएसए में अभी आपके 27 स्टेट्स, आपको पता है 50 स्टेट्स हैं, 27 स्टेट्स ने ऑलरेडी उनकी एक नेशनल गार्ड होती है, जैसे हमारे यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी होती है, सेकंड लाइन डिफेंस फोर्स, तो उन्होंने ऑलरेडी उनको डिप्लॉयड कर दिया है यूएस के अंदर। और आपका ऑब्वियसली जब डिफेंस फोर्सेस जब आती है तो उससे एक समाज में, एक कम्युनिटी में, एक लोगों में एक फेथ डेवलप होता है, रीअश्योरेंस आती है। तो ऑब्वियसली इस तरह के कुछ लिए जा सकते हैं
सेलेक्टिव हेल्प ली जा सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल पुलिस की तरह यूज़ कर लें। तो जो आपकी आर्म फोर्सेज है वो दैट शुड बी ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो सिर्फ जब सारे आपके सब कुछ फेल हो जाए तो तभी आपको डिफेंस फोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। उससे पहले आप सेलेक्टिवली मिलिट्री फोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका CRPF है, BSF है, या और इस तरह की जो दूसरी आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं। यूरोपियन, अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए बहुत वेल डेवलप्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे, और वो जो आपकी उनकी जो डिफेंस फोर्सेस है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। और जो अपनी स्ट्रीट्स हैं, क्योंकि जब आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अगर आपको आम रोडों पे दिखाई देने शुरू कर जाए, सिटीज़ में चौराहों पे दिखाई देने, इससे एक थ्रेट ये भी होता है कि कहीं जो आपका एक डेमोक्रेटिक सेटअप उसको कोई ख़तरा तो नहीं है। तो इसलिए बहुत लिमिटेड स्केल में ही यूज़ किया जाता है डिफेंस फोर्सेस को पब्लिक की प्रॉक्सिमिटी में। तो यहाँ पे यूरोपियन आर्म फोर्सेस ने भी क्या किया है कि उन्होंने अपने जो मिलिट्री इन्फेक्शंस राइज को रोकने के लिए काफ़ी जो हम इंडियन आर्मी ऑलरेडी कर रही है, तो वो सारे वो स्टेप्स उन्होंने भी लिए हैं। और जैसे बर्मिंघम हाउस UK में जो उनकी जो ड्रिल होती थी वो ड्रिल भी उन्होंने कर्टेल कर दी है। तो इस तरीके से सभी जो कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी अवेयर हैं, काम कर रहे हैं अपनी फुल कैपेसिटी जो उनके ऊपर है। अब आप देखिए जैसे अपनी इंडियन आर्मी नेवी की मैं बताऊं कि इन्होंने अभी एक ऑपरेशन समुद्र सेतु यूज़ किया है। तो वो आपका जो हमारे स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं अप्रॉक्सीमेट 1000 मालदीव्स में हैं अभी, तो मालदीव कैपिटल से लेने के लिए वो 8 मई से ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ जहाँ यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट बड़ा एफिशिएंटली यूज़ कर रही है अपने रिसोर्सेज को, और मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, कुछ इश्यूज छोड़ के जैसे जो लेबर के इश्यूज हैं और बहुत सारे प्रोज कौन से, हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है तो हम अपने आप को किसी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हम USA की तरह 10% GDP खर्च नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए हैव ए पेशेंस एंड मेंटेनिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, वही सबसे बेस्ट अब जो आम आदमी कर सकता है वो करना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं हम इसका। वे फॉरवर्ड ये है कि जो आपकी आर्म फोर्सेज वगैरह है वो एक लास्ट रिसोर्ट है, जब आपके सारे दूसरे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएं, सारे ख़त्म हो जाएं। और अननेसेसरी अगर आप मिलिट्री रिसोर्सेज का स्ट्रेच करते हो, ओवर स्ट्रेच करते हो, तो एक जो आपकी बैलेंस्ड अप्रोच वो बिगड़ सकती है। आपका जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डॉक्ट्रिन सेपरेशन, ऑब्वियसली जो तीनों विंग्स हैं आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव्स आर द बेस्ट टू यूज़ द नेशनल रिसोर्सेज के कहाँ कब किसका क्या यूज़ करना है। और ऑलरेडी जो हमारे पहले भी जब ये लॉकडाउन लगने से पहले हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं, एयरफोर्स हैं, वो बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके अब्रॉड से लेके आए हैं। दूसरा आप देखिए कि अगर SOS टाइप की सिचुएशन है, जैसे सीवियर फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, एक्सेट्रा है, तो यूज़ पहले भी किया है और वो यूज़ किया भी जा सकता है। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी परसेप्शन एट करंट टाइम है, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीनों डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, तो वो लोग सरकार ऑब्वियसली उनका ओपिनियन लेके ही अपने जो फर्दर एक्शन कोर्स डिसाइड करती है। तो हैव ए फेथ इन योर गवर्नमेंट। एंड ये जो पेटिशन थी जो मैंने बताई है, ये आई थिंक प्रोएक्टिवली थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। फिर भी आपके क्या व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स हैं वो रिट ऑफ मैंडेम्स वगैरह को देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या है, और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो सारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं ऐसे में और उनकी अपनी एक लॉजिकल रीजनिंग, एक अंडरस्टैंडिंग, वो उसको बीच में यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। थैंक यू, हैव ए नाइस।